नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक दुर्व्यवहार, हिंसा, भाषाई दुर्व्यवहार और उसकी पहचान। तो दुर्व्यवहार को समझने से पहले व्यवहार को जानना जरूरी है। तो व्यवहार का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समझ अपने विचार और भाव को जिस तरह से प्रकट करता है वो उसका व्यवहार कहलाता है। और इसी संदर्भ में हम दुर्व्यवहार को लेंगे, व्यवहार का उल्टा, यानी कि कोई व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के समझ अपने विचारों और भावों को गलत तरीके से प्रकट कर रहा है तो वो दुर्व्यवहार कहलाता है। यानी कि अपने सामने वाले व्यक्ति का शोषण कर रहा है एक तरीके से, तो वो उसका दुर्व्यवहार कहलाएगा। तो आज हम देखेंगे लैंगिक दुर्व्यवहार और उसकी पहचान। लैंगिक दुर्व्यवहार से तात्पर्य ऐसे व्यवहार से है जो लिंग विशेष के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और मन को ठेस पहुंचाता है। यानी कि हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि मारना पीटना, भाषाई और शाब्दिक दुर्व्यवहार। भाषाई मतलब कि गाली देना, शाब्दिक दुर्व्यवहार मतलब भी उसी अर्थ में यहाँ पर आएगा। मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी इसके उदाहरण है। लैंगिक दुर्व्यवहार की पहचान इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर। ये प्रकार है लैंगिक दुर्व्यवहार का: शारीरिक एवं हिंसात्मक, मानसिक, शाब्दिक एवं भाषाई, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। तब इसकी पहचान एक एक करके देखेंगे, लैंगिक दुर्व्यवहार की पहचान और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है शारीरिक एवं हिंसात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार। इस दुर्व्यवहार का शिकार स्त्रियां घर और बाहर दोनों ही स्थलों पर होती हैं। इस प्रकार के दुर्व्यवहार की पहचान के निम्नलिखित लक्षण है। जैसे कि शारीरिक दुर्व्यवहार में आ जाएगा मारना पीटना, यानी कि किसी पुरुष के द्वारा महिला को पीटा जा रहा है, ये उसके उदाहरण हो जाएगा। तेजाब छिड़कना, बात बात पर गुस्सा होना, हाथ उठा लेना यानी कि पीटना, रस्सी से बांधकर प्रताड़ित करना आदि चीजें आ जाएंगी। अगला है शारीरिक हिंसा के लिए कुछ विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति तेज धारदार औजार ब्लेड का प्रयोग भी करते हैं। ऐसा हम देखते हैं। ये सभी आ जाएगा आपका शारीरिक दुर्व्यवहार में। एक तरह से शारीरिक शोषण कैसे होता है वो दुर्व्यवहार में आ जाएगा। सिगरेट से जलाना, बाल खींचना, नाखून नोचना, ये सब आपके एग्जाम्पल है। आधुनिक पार्टियों में ले जाना तथा पेय पदार्थ में नशे की गोली मिलाकर शारीरिक दुर्व्यवहार का प्रयास करना। जबरन स्पर्श का प्रयास करना, काम के बहाने देर शाम तक रोकना, इससे भी शारीरिक दुर्व्यवहार की आशंका बढ़ जाती है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो इसको दूर करने के लिए बालिकाओं और महिलाओं को आत्म सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना चाहिए। यानी कि उन्हें जैसे कि जूडो, कराटे सीखना चाहिए ताकि वो मुसीबत का सामना आसानी से कर सकें। दूसरा, पुलिस तथा प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। उनकी जो जिम्मेदारियां सुरक्षा की दी गई हैं उन चीज़ों में अपनी हम भूमिका निभाना चाहिए। तीसरा, अराजक तत्वों तथा इस स्थलों की पहचान कर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था करना। जिस स्थल पर ज़्यादा खतरा लगता है वैसे स्थलों पर सुरक्षा किया जाना चाहिए। अगला नंबर है छेड़छाड़ और शारीरिक दुर्व्यवहार रोकने के लिए CCTV कैमरा लगा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं इससे डरते हैं। अगर वो कुछ गलत कार्य करते हैं तो उन्हें यह डर रहती है कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारा सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा। इससे हम दंड की भागीदारी भी बन सकते हैं। अगला नंबर है शारीरिक दुर्व्यवहार तथा हिंसा रोकने के लिए समाज को जागरूक करना होगा। अगला नंबर, पास पड़ोस के व्यक्तियों को
इन व्यवहार को रोकने और पुलिस की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि जो आम आदमी है, आसपास के लोग हैं, उनका भी क्या कर्तव्य बनता है कि वो पुलिस दल को हमेशा हेल्प करें इन कार्यों के लिए। अगला नंबर है विद्यालय द्वारा सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। लोगों को जागरूक कैसे किया जाता है? जब उन्हें जानकारी किसी चीज़ में मिलेगी कि इस चीज़ का क्या कैसे रोका जा सकता है, इस चीज़ से वो अनभिज्ञ रहेंगे, तभी उनको पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। अगला नंबर है ऐसे व्यवहार को करने वालों को दिए जाने वाले कठोर दंड से अवगत कराकर भय का वातावरण सृजित करना चाहिए। यानी कि जो दंड का प्रावधान है उससे लोगों को अवगत कराना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके, और अगर उन्हें ये सारी चीज़ें पता रहेगी कि इससे ये दंड मिलता है तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। अनजान व्यक्तियों को घर में आने ना देना तथा बालिकाओं को उनके साथ ना भेजना। स्थानीय पुलिस तथा महिला हेल्पलाइन के नंबर सदैव महिलाओं, बालिकाओं और सार्वजनिक स्थलों पर अंकित होना चाहिए ताकि इस नंबर को सभी लोग जान सकें और अपना बचाव कर सकें। अब है मानसिक दुर्व्यवहार। मानसिक रूप से कैसे शोषण और प्रताड़ना किया जाता है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। पहला नंबर है लड़कियों की शिक्षा, खान पान तथा रहन सहन के तरीकों में लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान देना। ये भी एक तरह से दुर्व्यवहार है। लड़कियों को कम ध्यान दिया जाता है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है। दूसरा है सामाजिक कार्यक्रम तथा रीति रिवाज में स्त्रियों की उपेक्षा करना, यानी कि उनको शामिल नहीं किया जाता है। जैसे शवदाह की प्रक्रिया है तो उसमें पुरुषों को ही अग्नि देने के लिए भेजा जाता है। अगला नंबर है विवाह करने, घर गृहस्थी बसाने, पारिवारिक जिम्मेदारी का दबाव। कामकाज के कारण पढ़ाई छुड़वाना, अक्सर लड़कियों को बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है। अगला नंबर दहेज तथा लड़का पैदा करने के लिए ताने सुनना, यह चीज़ हम देखते ही आए हैं। रंग रूप इत्यादि को लेकर की जाने वाली टिप्पणी, अगर कोई काले हैं, काली लड़की है तो उसको ससुराल के द्वारा बार बार आलोचनाएं की जाती है, तो ये भी आपका दुर्व्यवहार में आ जाएगा, मानसिक दुर्व्यवहार में। क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है कि मानसिक तनाव पैदा हो जाता है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? पहला, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, मानसिक दुर्व्यवहार के कारणों की जांच कर उसे समाप्त करना चाहिए। तीसरा, मानसिक दुर्व्यवहार के शिकार व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो और डिप्रेस हो सकता है। सकारात्मक सोच का विकास इस प्रकार की प्रताड़ना से उबारने में सहायक होती है। यानी कि जो इस तरह से शोषण का शिकार व्यक्ति हो रहा है या कोई महिला हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए दूसरे व्यक्ति को कि हमेशा उसको सकारात्मक सोच देना चाहिए ताकि वो उस चीज़ से निकलने में, उबरने में उसके लिए वो सहायक सिद्ध हो। अगला नंबर है मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित व्यक्ति को पर्याप्त न्याय दिलवाना चाहिए। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसको न्याय दिलवाने, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, तो हमेशा उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो शोषण का शिकार हो रहा है उसको न्याय दिलाने का प्रयास करे। इस अवस्था में मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित व्यक्ति को सहयोग, प्रेम की भावना से उबारना चाहिए। यानी कि अगर कोई शोषण से शिकार है, महिला या कोई भी हो, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको हमेशा हेल्प करना चाहिए। अगला नंबर है हमारा शाब्दिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार। शाब्दिक दुर्व्यवहार या भाषाई दुर्व्यवहार का मतलब है शब्द के द्वारा सामने वाले का शोषण या उन्हें तनाव में डालना। लैंगिक दुर्व्यवहार का सबसे अधिक जिस रूप में पाया जाता है वह शाब्दिक तथा भाषाई दुर्व्यवहार है। इस प्रकार का व्यवहार परिवार के सदस्य, माता पिता, आस पड़ोस तथा बाहर राह चलते कोई भी व्यक्ति
कर सकते हैं। कभी कभी अवांछित तत्व यानी कि आवारा लोग या विद्यालय, कॉलेज तथा सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित रूप से किया जाता है। मतलब कुछ आवारा लोग होते हैं जो आप देखे होंगे कि कॉलेज या स्कूल के सामने इकट्ठा होकर खड़े रहते हैं और सामने वाले को, जैसे कुछ लड़कियां आती जाती हैं तो उनका गलत गलत मजाक उड़ाते हैं। शाब्दिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार की पहचान निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला नंबर है लिंगीय टिप्पणी करना। दूसरा, लड़की है इसलिए यह काम नहीं कर पाएगी तथा लड़कियों की प्रकृति इत्यादि के विषय में अपमानजनक बातें कहना। अगला, प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा नेताओं द्वारा भी लड़कियों को कपड़े पहनने, रात में बाहर ना निकलने की नसीहत देना और आपराधिक घटनाओं के प्रति उन्हीं को जिम्मेदारी ठहराया जाता है। यानी कि लड़की के साथ कुछ गलत चीज होता है तो क्या कहा जाता है लोगों के द्वारा कि लड़की में ही दोष है। प्रायः कह दिया जाता है कि लड़कियां छोटी कपड़ा पहनती हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपराधिक घटनाओं के प्रति उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना, यानी कि लड़कियों को ही जिम्मेदार कुछ लोगों के द्वारा ठहराया जाता है। अगला नंबर है धार्मिक तथा सांस्कृतिक कृतियों के संपादन के समय लड़की को उसके लड़की होने के कारण विमुख कर देने वाले शब्दों को कहना। यहाँ पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता है। गाली गलौज तथा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना। चारित्रिक टिप्पणी करना, या चारित्रिक टिप्पणी का मतलब हो गया कि किसी लड़की के बारे में या किसी औरत के बारे में कहा जाता है कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसका नेचर अच्छा नहीं है। इसमें कोई भी आ सकते हैं, पुरुष हो या महिला हो। स्त्रियों को ससुराल में, सार्वजनिक स्थल आदि पर भाषाई अभद्रता का शिकार होना पड़ता है, यानी कि उन्हें गाली गलौज सुनना पड़ता है। प्रत्येक बात पर लड़की होने का उलाहना देना। अगला है सामाजिक दुर्व्यवहार। समाज के द्वारा भी स्त्रियों का कई तरह से शोषण होता है। इसी के कारण स्त्रियां क्या है कि पिछड़ जाती हैं। स्त्रियों को प्रायः भोग विलास का साधन माना जाता है। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कम उम्र में विवाह कर देना, विधवा होने पर भी दूसरा विवाह ना होना, तलाक के बाद सामाजिक उपेक्षा यानी कि समाज में उनको स्थान नहीं दिया जाता है, उनको गलत नज़रिए से देखा जाता है। आर्थिक क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त ना होना, यानी कि जो संपत्ति होता है, पिताजी का जो संपत्ति होता है उनमें अधिकार स्त्रियों को ना देना आदि चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये सभी सामाजिक दुर्व्यवहार के रूप में इनको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला नंबर देखेंगे सामाजिक दुर्व्यवहार में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा, यानी कि जो बचपन में देखते हैं कि वो बालक और बालिका के रूप में होते हैं, तो बालिका को घर पर ही रखा जाता है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, और बालक को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है। दूसरा, स्त्रियों को सामाजिक कार्यों में प्रमुखता यानी कि उनको स्थान नहीं दिया जाता है। तीसरा, दहेज एवं वस्तु की मांग को लड़की वालों के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी कि जब विवाह का समय आता है तो लड़की वालों से दहेज का डिमांड किया जाता है, और जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो जिस कारण हम कभी कभी देखते हैं कि लड़कियों का विवाह भी दहेज के कारण नहीं हो पाता है, और अगर किसी कारणवश हो भी जाता है तो बाद में उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। अगला नंबर है चुप रहने, मुंह ना खोलने और आजीवन अत्याचार सहने की सीख। ऐसा अधिकतर परिवार में ही बड़े लोगों के द्वारा सिखाया जाता है कि आप लड़की हो, चुप रहना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए, ये सब की शिक्षा दी जाती है बड़ों के द्वारा, जो कि उचित नहीं है। अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, आपसे बड़े ही क्यों ना हो, तो आप
उनके सामने उस चीज का विरोध कर सकते हैं। पर्दे के भीतर रहने की बाध्यता, अपने विचार को व्यक्त करने की आजादी ना होना। यदि स्त्री विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद कर ले या तलाक ले लेती है तो उसे हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। लड़कियों के लिए विवाह करने की बाध्यता, यानी कि यहाँ पर अर्थ निकलता है कि जो लड़कियां हैं उनको एजुकेशन लेने नहीं दिया जाता है, उनकी जल्दी विवाह हो जाती है। कम उम्र में विधवा होने के बाद भी विवाह नहीं किया जाता, जबकि पुरुष जो होते हैं वो विवाह कर लेते हैं। किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार बालिका या स्त्री को समाज में पग पग पर चुनौतियों और लोगों की बदनीयती का सामना करना पड़ता है, यानी कि स्त्रियों को बहुत सारे शोषण का सामना समाज में करना पड़ता है। अगला नंबर है, हम 5वां नंबर देखेंगे, आर्थिक दुर्व्यवहार। आर्थिक दुर्व्यवहार किस रूप से होता है, आर्थिक शोषण किस तरह से होता है? तो महिला और पुरुष दोनों के बीच आर्थिक स्तर पर भी असमानता देखने को मिलता है। जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वे चुपचाप उसे सहन करने के अतिरिक्त उनके पास कोई मार्ग नहीं रहता है, यानी कि स्त्रियां उसका मुकाबला नहीं करती, वो चुपचाप रहती हैं उनके साथ जो भी शोषण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम यहाँ पर देखेंगे। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा ना मिलना, और यदि वे लेती भी हैं तो उनको क्या होता है कि आसपास के लोग और उनके फैमिली मेंबर के लोग भी हीनता की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सभी घरों में नहीं होता है, लेकिन हम कहेंगे कि ज़्यादातर घरों में देखने को मिलता है। दूसरा, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन ना मिलना। अगर कोई किसी कार्यालय में काम करती हैं तो उनको पुरुष के समान वेतन नहीं मिलता है। आर्थिक निर्णय को लेने में महिलाओं की उपेक्षा, यानी कि पुरुष के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। और अगला नंबर है कि महिलाओं की आवश्यकता, यानी कि जो चीज़ उनको ज़रूरत है या बीमार पड़ जाती हैं तो अधिकतर यह देखने को मिलता है कि उनको ठीक समय पर इलाज नहीं करवाया जाता है। अब देखेंगे धार्मिक दुर्व्यवहार। धार्मिक क्षेत्रों में किस तरह से भेदभाव किया जाता है महिला पुरुष के बीच, उन चीज़ों को देखेंगे। स्त्रियों के साथ धार्मिक क्रियाकलाप और धार्मिक स्थल रीति रिवाज में भी भेदभावपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे कि यज्ञ, अंतिम संस्कार इत्यादि कार्यों में या कुछ पूजा स्थल में भी महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो पहला नंबर है धार्मिक स्थलों पर भेदभाव, यानी कि पुरुष को भागीदारी लेने दिया जाता है। दूसरा, धार्मिक क्रियाकलाप में पुरुषों को प्रधानता देना। तीसरा, धार्मिक क्रिया तथा धर्म के मानने की स्वतंत्रता ना होना। पिता या पति के धर्म को मानने की बाध्यता, यानी कि स्त्रियां जिस घर में जाती हैं विवाह करके तो उसी रीति रिवाज को उनको पालन करना होता है। अब देखेंगे सांस्कृतिक दुर्व्यवहार को। सांस्कृतिक क्षेत्र में किस प्रकार से दुर्व्यवहार होता है उन चीज़ों को देखेंगे। स्त्रियों को भारतीय संस्कृति में पुरुषों के समान महत्व नहीं दिया जाता, जबकि पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए यह समाज पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण में उनकी भूमिका स्वीकार न करना। दूसरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रमुखता न दिया जाना। इस प्रकार अनेक घटनाएं सामने आती हैं। अब राजनीतिक दुर्व्यवहार देखते हैं। राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार स्त्रियों के साथ शोषण होता है उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है कि राजनीति में स्त्रियों का आना हीन दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि लोग अलग अलग विचार रखते हैं इस मामले में, इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि उन्हें हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। राजनीति में भी पुरुषों की प्रधानता को श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा, राजनीति में स्त्रियों के साथ शोषण और अत्याचार होता है, यानी कि उन्हें इसका भी सामना करना पड़ता है। और आदि क्षेत्रों में हम भेदभाव देखते हैं। राजनीतिक उन्नति के बहाने स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जाता है। इस तरह हम कई शोषण देखते हैं।
राजनेताओं द्वारा अपने पद तथा प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर स्त्रियों के अधिकारों का हनन किया जाता है। इस प्रकार पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का राजनीतिक क्षेत्र में भी हम शोषण देखते हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। लैंगिक दुर्व्यवहार तथा हिंसा के मामलों में देखा जाता है तो प्रायः पुरुषों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है और स्त्रियां भी इसका सहयोग करती चली जाती हैं। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि जब पुरुष वर्ग के द्वारा स्त्रियों पर अधिकार जताया जाता है या किसी तरह से शोषण किया जाता है तो यहाँ पर स्त्रियां विरोध नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसका सहयोग करती चली जाती हैं, यानी कि शोषण का सहयोग करती चली जाती हैं। अतः लैंगिक दुर्व्यवहार तथा हिंसा के प्रति जन जागरण लाना यानी कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि कोई महिला है इसलिए वह प्रताड़ित होती रहे और उस पर पुरुष अत्याचार करता है, यह स्थिति भयावह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने भावी पीढ़ियों को अगर हमें स्वस्थ समाज देना है तो इन दुर्व्यवहार को जड़ से समाप्त करना होगा और इसके लिए जरूरी है शिक्षा। सभी को शिक्षित करना होगा और ऐसी शिक्षा देना होगा कि बालक और बालिका, पुरुष और स्त्री वो इस तरह से शिक्षित हों कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। तो यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।